हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया था कि आखिर किस प्रकार हमारे इम्पॉर्टेंट राजाओं ने इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये रिवोल्ट भले ही बहुत इंटरेस्टिंग रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट रहा इंडिया का, लेकिन ये रिवोल्ट बेटा फेल हो गया था। तो दीदी ये फेल हुआ, ठीक है, हम समझेंगे क्यों फेल हुआ, बट एक्चुअल में जो ये लीडर्स उभर के आए थे सामने, आखिर वो सप्रेस कैसे हो गए, उनको दबाया कैसे गया। तो ज़रा आते हैं एक एक करके। ज़रूरी नहीं है ये याद रखना, जो ज़रूरी होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। तुम्हें याद होगा कि दिल्ली में नाम के लिए जो लीडर के रूप में सामने थे वो थे बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर। नाम के लिए वो लीडर थे, असली लीडरशिप जो थे वो तो सूबेदार बख्त खान जी दे रहे थे। तो बाकी के अंदर बेटा बहादुर शाह टू के लीडरशिप के अंदर, नाम के लीडर जो थे के लीडरशिप के अंदर दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था हमारे इंडियन सोल्जर्स ने मिल करके। लेकिन दोबारा से 20 सितंबर को अंग्रेज़ों ने दिल्ली को हथिया लिया, हम लोगों से छीन लिया। मतलब कि तुम लोग अगर प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, तुम जानते हो कि दिल्ली में बहादुर शाह टू के लीडरशिप के अंदर, सूबेदार बख्त खान के लीडरशिप के अंदर इंडियन सोल्जर्स ने दिल्ली पे कब्जा जमा लिया था। लेकिन दोबारा से हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। बहादुर शाह टू को रंगून भेज दिया और उनके जो दो बच्चे थे, दो औलाद थी उनकी, दो सन थे उनके, दोनों सन को अंग्रेजों ने मार दिया। तो एक बात तुमको बताना चाहूंगी, बहादुर शाह टू मुगल एम्परर थे जो कि 80 साल से भी ऊपर उनका उम्र था, काफी बूढ़े हो चुके थे। तो इनको तो दीदी रंगून भेज दिया गया और इनके आने वाले जो पीढ़ी थे, दोनों बच्चे, उसको भी मार गिराया गया। तो यानी पूरा मुगल राज खत्म हो गया होगा। अरे मुगल एम्परर का राज चलते आ रहा था, पीढ़ी चलते आ रहा था। बहादुर शाह टू के बाद उनके दो बेटे राज करते और इस प्रकार पीढ़ी आगे बढ़ता। लेकिन बहादुर शाह टू को रंगून खदेड़ दिया गया और उनके दोनों बच्चों को भी मार गिराया गया। इसलिए बेटा कई बार तुम सुनते होगे कि बहादुर शाह टू लास्ट मुगल एम्परर थे, क्योंकि उनके बाद तो उनका बेटा लोग था ही नहीं जिंदा, वो लोग तो मार दिया गया था। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, इट वॉज नन अदर देन बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर। क्योंकि बेटा इनको रंगून भेज दिया गया और इनके दोनों पुत्रों को मार दिया गया, तो अल्टीमेटली मुगल राज खत्म हो गया। तो लास्ट रूलर कौन निकल के आते हैं? बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं। तुम लोग सब कोई जानते हो कि दीदी कानपुर में पिछले ही वीडियो में आपने बताया था कि इंडियन सोल्जर्स को लीडरशिप दे रहे थे नाना साहेब। नाना साहेब जी ने कानपुर पे अपना कब्जा जमा दिया था, लेकिन ब्रिटिश आर्मी जिसके हेड ऑफिसर रहे सर कोलिन कैंपबेल, ब्रिटिश आर्मी ने इनके लीडरशिप के अंदर कानपुर को अटैक किया और फिर से कानपुर अंग्रेज़ों ने हथिया लिया वापस। और इससे बचने के लिए नाना साहेब भाग गए नेपाल। उसके बाद उनका कोई खबर नहीं है कि नेपाल जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, वो किस प्रकार जिंदा रहे, कैसे रहे, कोई भी इसका हिस्ट्री में डिटेल अवेलेबल नहीं है। बस इतना पता है कि जब कानपुर को अंग्रेज़ों ने दोबारा कैप्चर किया, नाना साहेब भाग गए नेपाल, ही फ्लेड टू नेपाल। ठीक है दीदी। उसके बाद बेटा तुम जानते हो कि झांसी में जो लीडरशिप दे रही थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। सर ह्यू रोज, अगेन ब्रिटिश आर्मी के हेड ऑफिसर, इनके लीडरशिप के अंदर अंग्रेज़ों ने दोबारा झांसी के ऊपर हमला किया, झांसी को दोबारा रिकैप्चर कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई उस लड़ाई में मारी जाती हैं 18 जून 1858 को।
तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मौत तुमने सुनी थी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतना कुछ सुना है बचपन से हम लोगों ने, एक्चुअल में हमारी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट ऑफ 1857 के ही लड़ाई में 18 जून 1858 को शहीद हो जाती हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते, झांसी को बचाते बचाते। ठीक है, तो दीदी झांसी की जो लीडर के रूप में सामने आई थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी भी मौत हो जाती है। बिहार में तुमको याद होगा जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह लीडरशिप दे रहे थे, उनके साथ भी यही कुछ होता है बेटा, और उनको भी मार दिया जाता है। अवध लखनऊ की कहानी याद होगी तुम्हें। लखनऊ में जो रूलर थे वो थे वाजिद अली शाह। उनको कैलकाटा खदेड़ने के बाद उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने सारा लीडरशिप अपने कंधों पर लिया, लखनऊ के इंडियन सोल्जर्स को खुद लीडरशिप दी, लेकिन फिर से अंग्रेज़ों ने, याद है, कानपुर को सर कोलिन कैम्पबेल की लीडरशिप के अंदर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। वही सर कोलिन कैम्पबेल कानपुर को हथियाने के बाद चले आते हैं लखनऊ, और लखनऊ को हथिया लेते हैं दोबारा से, और इनसे बचने के लिए बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस खादिर को लेकर नेपाल भाग जाती हैं। अगर तुम पिछला वीडियो देख के आए बेटा तो तुमको ये तो बहुत ही बेशक समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं देख कर आए हो तब तो प्रॉब्लम है। तो एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। तुमको इम्पोर्टेंट लीडर्स के नाम याद रखने ही होंगे। मैं चाहती तो यहाँ रटवाती तुमसे एक एक करके कि अच्छा रट लो ये नाम है, बट मेरा मकसद वो नहीं था। मैं चाहती थी तुम इम्पोर्टेंस फील कर सको। तो दीदी दिल्ली में जो नाम के लीडर थे, बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफ़र, उनको रंगून भेज दिया जाता है और उनके दोनों बेटों को मार गिराया जाता है। इसके साथ दिल्ली को अंग्रेज़ों ने रिकैप्चर कर लिया था। फिर दीदी कानपुर की जब दास्तां आपने सुनाई तो आपने बताया नाना साहेब के बारे में। नाना साहेब जी ये अंग्रेज़ों से बचने के लिए नेपाल भाग जाते हैं। ठीक है दीदी। उसके बाद बेटा मैंने तुमको बताया झांसी की कहानी। झांसी में जो लीडरशिप दे रही थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी मौत हो जाती है अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते 18 जून 1858। डेट याद रखो, 18 जून 1858। फिर मैंने तुमको ये बताया कि लखनऊ में जो हमारे लीडरशिप दे रही थी उनका नाम है बेगम हजरत महल। वो भी अपने बेटे बिरजिस खादिर को लेकर भाग जाती हैं नेपाल, जान छुड़ाते छुड़ाते। दीदी आपने बताया बिहार में जो जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, उनको भी अंग्रेज़ों ने मार गिराया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को, उनको ख़त्म करके रिवोल्ट का तहस नहस कर दिया। बट मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या सिर्फ ये इम्पोर्टेंट लीडर्स और हमारे इंडियन सोल्जर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट के अंदर? डिड ओनली द इंडियन सोल्जर्स और द इंडियन रूलर्स टेक पार्ट इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या ऑर्डिनरी लोग, आम जनता इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी? तो ऐसा गलत है बेटा। ऑर्डिनरी लोग, हमारे लेबरर्स, हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, हमारे हर वो क्लास, हर वो लोग जो अंग्रेज़ों के रूल के अंदर दुखी थे, वो लोग सामने आ रहे थे, अपने घरों के बर्तनों को उठाते हुए सामने आ रहे थे कि जो मिल जाए उसी से अंग्रेज़ों को धो देंगे। तो ये सोचना गलत है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट लीडर्स और हमारे इंडियन सैनिक ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये याद रखना है। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। इसको प्लीज़ इग्नोर मत करो और रिस्पेक्ट फील करो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है दीदी। सो डिड ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेट? यस, दे डिड पार्टिसिपेट। ओके, अब बेटा हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाँ दीदी आपने बताया कि ये रिवोल्ट फेल हो गया है, बट हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ।
रीजंस क्या था, कोई इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे अचानक से फेल हो गया, कैसे अंग्रेज़ों ने इन रिवोल्ट को दबा दिया है, हम जानना ज़रूर चाहेंगे। सो इसको मिटाने के बाद लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड। तो देखो बेटा, ये रिवोल्ट के फेलियर का एग्जैक्ट कारण तो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये रिवोल्ट फेल हो गया। लेकिन दीदी हम कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। हिस्टोरियंस ने कुछ अंदाज़ा लगाया है कि अगर ये रिवोल्ट फेल हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले दीदी इसका फर्स्ट कारण मेरे हिसाब से जो होता है वो ये है कि इट वॉज कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया ओनली। देखो, तुमने जितने भी सेंटर्स देखे, झांसी, अवध, तुमने कानपुर, ये सारे जितने भी सेंटर्स देखे हैं तुमने नोटिस किया होगा कि आधा से ज़्यादा सेंटर्स नॉर्थ इंडिया में था। साउथ इंडिया का कोई भी सेंटर का मैंने नाम नहीं लिया। एक्चुअल में साउथ इंडिया से ज़्यादा पार्टिसिपेशन था ही नहीं इस रिवोल्ट में। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने बचपन में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि दीदी अगर आपके पास एक लकड़ी है उसको तोड़ना आसान है, आपके पास बंडल ऑफ स्टिक्स हैं, लकड़ियों के बंडल हैं, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार दीदी अगर आपके पास एकता है, यूनिटी है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो हुआ ये कि इंडिया में बेटा, ध्यान से इमेजिन जितना करोगे उतना अच्छा है। इंडिया में बेटा प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में अगर तुम नोटिस करोगे तो जो रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में सीमित था। साउथ इंडिया का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इस रिवोल्ट के अंदर नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण ये हुआ दीदी कि अंग्रेज़ों के लिए आसान था इस रिवोल्ट को दबाना, बिकॉज इंडिया के लोगों में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं था, मास पार्टिसिपेशन नहीं था। सभी लोग अगर एक साथ आकर के पार्टिसिपेट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते तो शायद 1857 में ही हम लोगों को आज़ादी मिल जाता। लेकिन साउथ इंडिया से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन बेटा नहीं दिखाई दिया। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थन इंडिया में ही इसका पार्टिसिपेशन दिखाई दिया, जिसके कारण माना जाता है कि ये रिवोल्ट फेल हो गया। वन ऑफ द रीजंस यही माना जाता है। सो सिंस दिस रिवोल्ट वॉज ओनली कन्फाइंड टू द नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। इट वॉज ईजियर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू सप्रेस इट। अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया कि भैया कुछ चंद लोग तो मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, दबा दो उन लोगों को। पूरा इंडिया खड़ा हो जाता तो क्या उनके पास इतना दम था हमें दबाने का? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड बेटा, सेकंड है इंडियंस जो सामने आए उन्होंने आम वेपन्स, ऑर्डिनरी वेपन्स का इस्तेमाल किया। भाई कोई चाकू लेके आ रहा है, कोई भाला लेकर आ रहा है, कोई तीर धनुष लेकर आ रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश के पास क्या था बेटा? मॉडर्न वेपन। अब तुम बताओ ना, अब तुम बताओ मुझे, मैं किसी के पास जा रही हूँ चाकू लेके लड़ने के लिए और कोई मेरे सामने तोप रख दे, मेरा ही मृत्यु होना है। तो यही है बेटा कि इंडियंस लोग जोश में आकर के ऑर्डिनरी वेपन्स के साथ लड़ाई तो कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका वेपन्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था अंग्रेज़ों के मॉडर्न वेपन्स के सामने, जिसके कारण ये रिवोल्ट को दबाना अंग्रेज़ों के लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका था। थर्ड है बेटा, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ये, डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट गोल्स मतलब दीदी एक बात बताओ, इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जैसे नाना साहेब, वो भाई साहब लड़ रहे हैं क्योंकि उनका पेंशन उनको नहीं मिला, उनको पेशवा का टाइटल नहीं मिला,
रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं। वाई? बिकॉज उनको उनका झांसी उनसे छीना गया। कुंवर सिंह लड़ रहे हैं क्योंकि उनका जमीन छीना गया। अगर हर इंसान का लड़ने का रीजन ही अलग है, नाना साहब लड़ रहे अपने पेंशन के छीन जाने के कारण, रानी लक्ष्मीबाई झांसी छिन गया इसीलिए, कुंवर सिंह जमीन छिन गया इसीलिए, सब कोई अपने अपने लालच के लिए लड़ रहा था, अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई जी को, ऐसा नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी को झांसी वापस चाहिए था इसलिए वो लड़ रही थी। कुंवर सिंह को जमीन अपना वापस चाहिए था इसलिए वो लड़ रहे थे। नाना साहेब को अपना पेंशन वापस चाहिए था इसलिए वो लड़ रहे थे। जब सबका लड़ने का रीजन ही अलग है तो क्या सक्सेस मिल सकता है? तो बेटा अगर हर एक इंसान का अपना अलग अलग सोच होगा, अलग अलग रीजन से वो लड़ेगा, तो एकता नहीं आएगा कभी भी। ये अपना अलग रीजन से लड़ रहा है, वो अपना अलग रीजन, वो अपना अलग रीजन, एकता बिल्ड नहीं होगा। और अगर एकता नहीं है तो भैया क्या फ़ायदा, आपको सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे भी यही हुआ बेटा, सब रूलर्स का लड़ने का मोटिव अलग था, जिसके कारण डिफरेंट गोल्स होने के कारण इनके पास यूनिटी नहीं था और अंग्रेज़ों ने इन लोगों को दबा दिया। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट, एजुकेटेड क्लास। दीदी क्रॉस लगा मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसको आने वाले टॉपिक्स में। तुम लोग मुझे बताओ कि मान लो एक बहुत बड़ा दंगा फसाद चल रहा है और सोसाइटी का पढ़ा लिखा लोग ही उस दंगे फसाद से मुंह मोड़ ले कि वहाँ पे सब लोग झगड़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं मैं इधर देखता हूँ, उस इतने बड़े दंगे फसाद को इग्नोर करे, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं दीदी। जब भी दंगा फसाद होता है तो हम यही चाहते हैं ना कि सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग अपना ओपिनियन दे, अपना राय विचार दे। इससे ये समझ में आता है कि अच्छा क्या गलत है क्या सही है, बिकॉज पढ़े लिखे लोग दे होल्ड एन इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, राइट। बट हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि इंडिया के पढ़े लिखे लोगों ने इस रिवोल्ट का साथ नहीं दिया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 का साथ इंडिया के पढ़े लिखे लोगों ने बेटा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया समझेंगे, लेकिन दे डिड नॉट गिव एनी सपोर्ट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब तुम बताओ, अगर पढ़ा लिखा क्लास ही सपोर्ट ना करे तो इसका मतलब इस रिवोल्ट में ज़रूर कुछ कमियां रही होंगी, तभी उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और जाहिर सी बात है फेलियर तो आना ही था। तो बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ, इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता, लेकिन हम केवल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीदी शायद इसीलिए फेल हुआ क्योंकि ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में ही रहा, ज़्यादा ये फैल नहीं पाया। अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया इन्हें दबाना। इंडियंस ऑर्डिनरी वेपन के साथ लड़ रहे थे और अंग्रेज़ मॉडर्न वेपन्स के साथ लड़ रहे हैं। हर इंडियन का लड़ने का मकसद अलग था। दीदी मकसद अलग है तो जीत कैसे हासिल होगी, सक्सेस कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यूनिटी ही नहीं होगा तो मिल ही नहीं पाएगा। और दीदी अगर सोसाइटी का एजुकेटेड क्लास ही सपोर्ट ना करे तो वो रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा ही कैसे? अगर एजुकेटेड क्लास ही उस रिवोल्ट से मुंह फेर ले तो वो रिवोल्ट सक्सेसफुल कैसे होगा बेटा? आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे उन तमाम लीडर्स को कैसे सप्रेस किया अंग्रेज़ों ने और कैसे ये रिवोल्ट फेल हो गया। आने वाले क्लासेस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ द बंगाली मिडिल क्लास देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि दीदी क्या असर हुआ, इतने बड़े रिवोल्ट का कुछ इम्पोर्टेंस, कुछ इम्पैक्ट बताइए, वो भी देखेंगे। और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम नेचर ऑफ द रिवोल्ट का स्टडी करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।